हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों, क्या हाल चाल है भाई? अच्छा है। तो भाई योजना की जबरदस्त क्लास आप लोग की चल रही है और ये हमारा लेक्चर 7 है। आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है ये सारी चीजें, आप लोग 6 लेक्चर हैं वहां देख सकते हैं। साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है नटराज एजुकेशन, उसे जरूर ज्वाइन करें आप लोग। और योजनाओं से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कहीं से कुछ भी हो, ये आपसे योजनाएं हर जगह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस योजनाओं को पढ़ो। जो बच्चे अभी तुरंत वीपीओ का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि हमारा वीपीओ श्योर सक्सेस ग्रुप चल रहा है। आप उस श्योर सक्सेस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर सक्सेस अगर आपको प्राप्त करना है तो। ठीक है, चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। कार्यक्रम यह है कि हमें ये सारी योजनाएं पढ़नी है और एक एक करके हम इन योजनाओं को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, पहला हमारा स्कीम है जिसका नाम है डिजिटल कृषि मिशन। अब सिंपल सी बात है, डिजिटल कृषि मिशन है तो डिजिटलाइज करना है इसको। कब ये शुरू किया गया है बच्चों? देखो, ये 2 सितंबर 2024 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उनके द्वारा कुल 2817 करोड़ रुपए के परिव्यय से ये डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है बच्चों। और इसमें जो केंद्र का जो भाग है ये 1940 करोड़ है, बाकी राज्य का हिस्सा होगा। प्रमुख तथ्य जान लो इसमें। देखो, इसकी जो परिकल्पना है, ये व्यापक एक योजना है जिसके अंतर्गत जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है उसका निर्माण करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है इसमें। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे आम फसल होते हैं, मतलब जनरल, आम का मतलब यहाँ क्या है? जनरल है भाई। ये मत समझ ला आम की बात हो रहा है पेड़ पे लटकने वाला। ठीक है। तो ये डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण या DGCEM कहा जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि डिजिटल, जनरल, है ना। आपका क्रॉप अनुमान का मतलब क्या हो गया? क्या बोलते हैं इसको? सर्वेक्षण। एस का मतलब हो गया सर्वे। ठीक है। एस्टिमेट, एस्टिमेट। ई का मतलब हो गया एस्टिमेट और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वे। तो ये आपका पूरा का टोटल इसका, यानी डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेट सर्वे को ये लागू करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसमें क्या होगा कि जो क्रॉप्स होंगे उनको डिजिटलाइज फॉर्म में जो है बताया जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना लगाया गया, ये सारी बातें। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को अपनाना इसका लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? ये देखो, ये डिजिटल कृषि मिशन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भाई साहब? लक्ष्य ये है कि जो आपका केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थान, जो भी ये आईटी का मतलब ये आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनाना, यही है ना। तो 23-24 के बजट में इसकी घोषणा करी गई थी। बाद में बजट 24-25 में भी इसको और बढ़ाया गया, इसकी वृद्धि की घोषणा की गई है। और देखो, याद रखना कि 24-25 में कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI, क्या है? DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत जितनी भी ये स्कीम होंगी सबको डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र की। अब जरा हम एक चीज समझते हैं कि ये जो आपका DPI है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो है एग्री स्टैक है ना, एग्री स्टैक। ये जो एग्री स्टैक है यह एक किसान केंद्रित आपका DPI है ना। तो पूछा जाए कि ये एग्री स्टैक है क्या, तो ये भी DPI है, लेकिन कैसा DPI है? किसान केंद्रित है। इसके अंदर क्या होगा? किसानों को कुशल, आसान, तेज सेवाएं और योजनाएं क्या है? प्रदान करने में सक्षम होगा। ये कौन सा? एग्री स्टैक। तो एग्री स्टैक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, याद रखना। ठीक है। अब देखो, इसमें कृषि क्षेत्र की 3 मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल है। ये कौन कौन सी है 3 मूलभूत चीजें? पहला, किसान रजिस्ट्री होगा। दूसरा, भू संदर्भित गांवों के नक्शे। और फिर बोई गई फसल की रजिस्ट्री। ये 3 जो है मुख्य इसमें याद रखना है मूलभूत डेटाबेस इसमें शामिल किया जाए। किसमें? DPI के अंदर। क्या क्या शामिल किया DPI में? किसान की रजिस्ट्री शामिल होगा,
भू संदर्भित गांवों के नक्शे होंगे और बोई गई जो फसल है उसकी रजिस्ट्री, ये शामिल किया जाएगा। बताओ, समझ में आया? और इनको राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा बनाया और सहेजा जाएगा। ये जो डीपीआई है कौन बनाएगा और सहेजेगा? तो भाई साहब केंद्र सरकार नहीं करेगी, कौन करेगा? राज्य सरकार या जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसको याद रखना है आपको, ठीक है? राज्य सरकार या आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पहचान है जिसे कहा, नाम दिया गया एकीकृत पहचान। अब सवाल पूछा जाता है कि एकीकृत पहचान है क्या? बच्चों देखो, अभी हमने बताया एग्री स्टेक के 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो किसान का रजिस्ट्री, उसकी भूमि को जो है नक्शे में बैठाना, और साथ में तीसरा क्या था आपका? फसलों को रजिस्ट्री करना। तो देखो, एग्री स्टेक के अंतर्गत किसानों को आधार के जैसी ही एक डिजिटल पहचान किसान आईडी दी जाएगी, है ना? तो ये एकीकृत पहचान होगी। डीपीआई के अंतर्गत ये जो एग्री स्टैक डीपीआई है, इसके अंतर्गत किसान को आईडी दिया जाएगा जो एकीकृत पहचान होगी, और यह एक भरोसेमंद किसान की पहचान होगी कि ये किसान भरोसेमंद है। समझ में आया? ये किसान जो आईडी होगी राज्य के भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों, जनसांख्यिकी विवरण, पारिवारिक विवरण, योजनाओं और प्राप्त लाभों आदि से गतिशील ढंग से क्या होगी? जुड़ी होगी। यानी किसान जो भी कुछ कर रहा होगा, है ना, वो सारी चीजें इससे जुड़ी होंगी और उसमें सब कुछ पता रहेगा कि हाँ ये किसान कैसा है, किस तरीके से है, काम करता है, सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसान पहचान पत्र बनाने के लिए इन 6 राज्यों में, कितने में? पहले ये एक छोटी सी योजना चलाई जाएगी, इसमें 6 राज्यों में एक एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अब पूछ सकते हैं कि किसान पहचान पत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा? तो पहले जान लो कि 6 राज्य हैं, एक एक जिले में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? फर्रुखाबाद है। बस इतना याद करो, बाकी का केवल राज्य याद करो। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है। बस इतना याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद याद रखो, ठीक है? आगे 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य है। तो पूछा जा सकता है कि ये जो किसान पहचान पत्र कितने किसानों के लिए है? तो 11 करोड़, है ना, है। तो बताओ, और इसमें 24-25 में 6 करोड़ का लक्ष्य है, और 25-26 में 3 करोड़ किसानों को, और वित्तीय वर्ष 26-27 में 2 करोड़ किसानों को ये दिया जाएगा। तो पहले 6 करोड़, फिर 3 करोड़ और फिर 2 करोड़, टोटल 11 करोड़ हो जाएगा। अब बच्चों हमारी अगली योजना यह है आपकी क्रेडिट गारंटी योजना। क्या है ये? 20 जुलाई 2023 को, है ना, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, है ना, मत्स्य पालन, पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, जिसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुधन क्षेत्र की पहली क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की गई। तो देख लो, ये पशुधन जो क्षेत्र की पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। कब? 20 जुलाई 2023 को विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग, इसके अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, इनके द्वारा कहां से लिया जाएगा पैसा? तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से लिया जाएगा। उद्देश्य क्या है भैया? क्रेडिट है ना, नाम है क्रेडिट। तो भैया जहां पर क्रेडिट आ जाए समझ लेना कि ये लोग उधार में पैसा देंगे, और फिर कुछ इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। देखो, ऋणदाता द्वारा परियोजना व्यवहारकर्ता को महत्व देना तथा विशुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करना। बेसिकली किसान के लिए ऋण सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य क्या है ना? भारत सरकार द्वारा इस योजना के ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा हेतु लागू किया गया है। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा
कितना 750 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। तो ये जो पशुधन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड है कितने का है? 750 करोड़ रुपए का है। बताओ, समझ में आया? चलो इतना याद कर लेना, काफी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अब देखो, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है ये मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र सेक्टर के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है। यह योजना पहली पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमों एवं समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव है, विपणन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी बता दिया 750 करोड़ रुपए की गारंटी फंड की स्थापना की गई है ना। और इसके उसकी व्यवस्था कहां से होगी? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए से स्थापित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से होगी। पहले ही बता दिया, इस निधि से ये पैसा लिया जाएगा। और ये जो आपका पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है, ये टोटल निधि में कितना पैसा है? 15,000। इसमें से 750 करोड़ निकाल के ये आपका जो क्रेडिट गारंटी है फंड, इसमें डाला जाएगा। बताओ, समझ में आया? हाँ, एक बात और, ये जो 750 करोड़ रुपए है इसका प्रबंधन किसके द्वारा होगा? इसका प्रबंधन भैया नाबार्ड करेगा, नाबार्ड के पास रहेगा, यही सारी चीजें देगा क्रेडिट गारंटी के लिए। ठीक है ना? चलो, और बस इतना याद कर लो, नाबार्ड याद कर लो, ये तो मैंने लिख दिया है, मन होगा पढ़ने का पढ़ लेना, कोई बहुत जरूरी नहीं है। बात करते हैं ये क्रेडिट गारंटी फंड जो अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या चीज है? तो 750 करोड़ रुपए की स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड है। ये पशुपालन अवसंरचना विकसित करने के लिए दिया जाएगा। पशुपालन डेयरी विभाग ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि स्कीम के तहत ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की ऋण गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड नाम याद रखना कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो एनबी संरक्षण ट्रस्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया है। अब इतना नहीं याद रहे कोई बात नहीं, याद रखना कि मुख्य प्रबंधक जो है इसका वो नाबार्ड है, इतने में काम हो जाएगा। आओ बच्चों, अब ये भी पूछा जा सकता है, नहीं चलो ये तो हमको नहीं लगता पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कृषि अवसंरचना निधि, है ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में थोड़ा सा देखो। 8 जुलाई 2020 को, ये भी याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना नीति के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधाओं की एक देशव्यापी केंद्र योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो कृषि अवसंरचना फंड 8 जुलाई 2020 को जो है इसको मंजूरी मिली। ठीक है, और 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया। तो मंजूरी मिली है 9 जुलाई को, और लॉन्च कब हुआ है भाई? तो 9 अगस्त को हुआ है। ठीक है ना? और ये जो इसकी सीमा वित्तीय वर्ष कब से कब तक? 2020-21 से 29-30 तक है। कब तक चलेगा ये कृषि अवसंरचना निधि? ये 20-21 से लेकर 29-30 तक ये चलने वाला है ना? क्या उद्देश्य है भाई इसका? तो देश में जो कृषि अवसंरचना में सुधार का कार्यक्रम है उसको प्रोत्साहन देना, वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना। देखो, हमारे देश में किसान फसल लगा लेता है, उसको उगा भी लेता है, कटाई भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको बेचना, उसको सुरक्षित रखना, सड़ने गलने से बचाना, इसमें बहुत सारा समस्या है। तो ये बेसिकली ये पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद जो आपको जरूरत है चीजों को, उसको उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, साथ में उपज बढ़ाने हेतु सामुदायिक कृषि की परिसंपत्तियों के लिए धन को उपलब्ध कराना। सामुदायिक कृषि के परिसंपत्तियों के लिए क्या करना? धन को उपलब्ध कराना, इसके द्वारा कराया जाएगा। ब्याज छूट और ऋण गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब उसका लक्ष्य है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर कृषि को बाजार से जोड़कर मजबूत बनाना, पोस्ट हार्वेस्ट को बढ़ाना, ये इस पर इतना याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई कुछ प्रमुख तथ्य भी देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। क्रेडिट गारंटी फंड जो है आपका, इसका प्रमुख तथ्य क्या है? तो देखो,
इस योजना के यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है तब भी वह इसका लाभार्थी बन सकता है। तो ये जो क्रेडिट गारंटी फंड है, इसमें वो पहले से भी अगर है किसी दूसरा योजना का लाभ ले रहा है तो लाभ इसका ले सकता है, ठीक है ना। और इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी, अगर 2 करोड़ तक का लेते हैं तो, ठीक है ना। और जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। कितने वर्षों के लिए उपलब्ध होगा? 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है ना। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगी। तो क्रेडिट गारंटी कवरेज इसके माध्यम से उपलब्ध होगा, है ना। और कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान कौन करेगी भाई? तो सरकार ही करेगी। बताओ, समझ में आया? ठीक है, चलो इतना काफी हो जाएगा। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? हाँ, ये है देखो, कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS के प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो पूछा जा सकता है। ये जो कृषि अवसंरचना निधि का जो प्रबंधन और निगरानी किसके माध्यम से होगा? तो MIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। बोलो। और 24-25 के बजट में इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 23-24 के बजट में जो 500 किए गए थे उससे 100 इस बार अधिक किया गया है। इतना याद रहे, बहुत हो जाएगा। आगे, हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखो, मत्स्य पालन में जानते ही बहुत क्षमताएं हैं, केवल एग्रीकल्चर करके बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं, अलाइड सेक्टर पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये जो मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब क्या है? अलाइड सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, संलग्न क्षेत्र है। तो देखो, इसको जब मत्स्य पालन संपदा योजना 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जो है स्वीकृति प्रदान की है। कब? 20 मई 2020 को। तो ये 20-20-20 है भाई, 20 मई 2020, तो 2020 के साथ 20 है, ठीक है। इसका विजन क्या है? तो देखो, पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्यिकी क्षेत्र का एक, बेसिकली याद कर लो, जो आपका ये जो मत्स्यिकी क्षेत्र है मछली वाला, उसको जो है बढ़ावा देना, ठीक है ना। ये इनका मुख्य लक्ष्य है। समझ में आया? ताकि उनको खुशहाली दे सके, पोषण सुरक्षा में योगदान कर सकती है, ये सब के लिए है। लक्ष्य देखते हैं, इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस मछली याद रखो। लक्ष्य क्या है? देखो, 18-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 24-25 में 220 लाख मीट्रिक टन तक करना, ये लक्ष्य है इसका, है ना। प्रधानमंत्री जो मत्स्य पालन योजना है इसके अंतर्गत, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? 9%। ये याद रहे ना रहे, कोशिश करना याद हो जाए, लेकिन ये 9% जरूर याद रहे कितना होना चाहिए। बताओ, यहां पे जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। में मत्स्य क्षेत्र की जीवीए की योगदान 7.28% से बढ़कर वर्ष 24-25 तक 9% जीवीए करना। जीवीए कितना करना? जीवीए 9% कर देना इसका, ठीक है। बताओ, चलो, बाकी ये कितने लाख करोड़ रुपए हो गए ये तो मन हो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। चलो, हाँ, ये याद रखना कि 2024-25 तक इसको 5 टन प्रति हेक्टेयर करने का भी लक्ष्य है। 24-25 तक 5 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य है ना। और देखो, उत्पादन के दौरान तथा पश्चात का मतलब होता है पोस्ट हार्वेस्ट, 20 से 25% के क्षय को कम कर वर्ष 24-25 तक 10% के स्तर पे ले आना। यानी जो मैंने बताया ना, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कम कर देना, बहुत कम कर देना, ठीक है ना। बताओ, देखो, घरेलू मत्स्य उपभोग की हम बात करें तो वर्तमान में 4 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर ये 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना भी है। लोग को मछली खिलाना भी है, ज्यादा से ज्यादा खाओ,
अबे सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग खाएंगे मछली भी, ठीक है ना। तो वर्ष 24-25 तक 55 लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मत्स्य क्षेत्र में सृजित करना, ये भी इसके कई सारे इसके लक्ष्य हैं। लक्ष्यों को जरूर ध्यान रखना है, आएगा, ठीक है। उद्देश्य का सिंपल सी बात है कि समतापूर्ण, न्याय संगत, अस्थायी, उत्तरदायित्व एवं समावेशी तरीके से दोहन करना मत्स्य का। इतना मत मछली मार देना कि मछली ही खत्म हो जाए, तो समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, ठीक है, ऐसे उसका यूज करना, ठीक है। जल एवं भूमि के विस्तार, घनता, विधिकरण तथा लाभकारी उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन उत्पादकता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। कुल मिलाजुलाकर आधुनिकीकरण के माध्यम से मछली के प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, उसका मूल्यवर्धन करना, यही सब बातें हैं। सिंपल सिंपल सा है, कोई कठिन चीज नहीं है। पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना। देखो योजना है, जो जो लिखा है वो तो मुझे ऐड करना है, लेकिन मैं जहां तक बता रहा हूं आपको उसको ऐड करते जाओ, आपके लिए क्या होगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है बच्चों। बताओ सभी लोग, ओके ग्रेट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, इसका कार्यान्वयन के बारे में जान लो। ये जो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, दो प्रमुख घटक होंगे इसके लिए। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना। देखो अंतर क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो पूरा जो भार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है ना, केंद्र सरकार पे। स्पॉन्सर्ड होता है तो केंद्र सरकार कुछ देती है और कुछ इसमें राज्य सरकार देती है, ये अंतर होता है इन दोनों का, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो आपका PMMSY है, शॉर्ट फॉर्म भी है, इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कुल ये आपका 20,050 करोड़ रुपए निवेश हेतु अनुमानित है। तो बस इतना याद रख लेना कितना अनुमानित है, ठीक है ना। तो इसमें केंद्र का हिस्सा कितना होगा, 9,407 करोड़। 4,880 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा होगा और 5,730 करोड़ जो होगा ये लाभार्थियों का हिस्सा होगा। तो भाई लाभार्थी भी तो कुछ हिस्सा देंगे इसमें, खाली केंद्र और राज्य ही देता रहेगा, ठीक है। चलो हाँ, और जो ये केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है, देखो 1,720 करोड़ रुपए पूरा पूरा कौन देगा, ये केंद्र सरकार ही देती है, ठीक है ना। और केंद्रीय प्रायोजित जो योजना का परिव्यय होगा 18,330 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, ठीक। चलो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ लेते हैं। हाँ, अब देखो इसमें एक नई टेक्निक उभरती हुई तकनीकी है, जैसे कि पुनर्परिसंचरणीय मत्स्य पालन पद्धति, यानी कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जहां घर में ही मत्स्य उत्पादन किया जाता है ना। बायोफ्लॉक यानी टैंक में मछली पालन करना, एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन आदि का उपयोग कर उत्पादक को बढ़ाया जाएगा, यानी कि घर में ही अपना मछली पाल वाल करके रख सकते हो, ठीक है ना। बताओ, चलो इसको याद रख लेना। हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये जो आपके सजावटी मछलियां हैं, इनको भी प्रोत्साहन देते। पूछ सकते हैं कि मत्स्य संपदा योजना में क्या सजावटी मछलियों को केवल शामिल है, खाने वाली केवल शामिल है, कि दोनों है, तो दोनों है भाई साहब, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या क्या है तरीका। कुल निवेश 20,050 करोड़ है। ये केंद्रीय प्रायोजित घटक इतना है, कुल केंद्रीय व्यय इतना करोड़ होगा, केंद्र सेक्टर घटक इतना होगा, है ना, आप याद कर लेना, ठीक है। यानी 18,330 करोड़ केंद्रीय प्रायोजित है, केंद्रीय व्यय 9,407 है, केंद्रीय सेक्टर 1,720 करोड़। अब आते हैं हम थोड़ा, केंद्रीय हिस्सा इतना होगा, राज्य का हिस्सा इतना होगा। देखो इतना ज्यादा हिस्सा उसका मत याद करो, इतना इसको याद कर लो, बस ये वाला याद कर लो, मामला सेट है ना। मन होगा तो पढ़ लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम तो जितना कहना चाहते हैं उतना बताएं। स्थिति की बात करें तो 31 अगस्त 2024 तक, है ना, तो देश भर के 35 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में ये प्रभावी है। अरे भाई हमारे यहाँ, है ना, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनमें से 35 में ये लागू है, ठीक है। टोटल 36 होते हैं, 35 में लागू है, ठीक है।
चलो, और कितना कितना दिया गया उससे मतलब आपको नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हाँ 35 राज्यों में लागू है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। अब याद रखें 8 फरवरी 2024 को जारी जो प्रेस विज्ञप्ति हुई थी, है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना पीएम MKSSY, ये पीएम MKKSSY को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है। तो पूछ सकते हैं ऐसे कि किसान समृद्धि योजना किसकी एक उप योजना है? तो प्रधानमंत्री किसान, ये आपका प्रधानमंत्री कहा गया भाई, हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही क्या है, ये एक सह योजना है। ठीक है, चलो परिव्यय कितना है? तो 6000 करोड़ है, इतना याद कर लो बस, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये जो आपका ये प्रधानमंत्री इधर देखो, किसान समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना है, ये 2026-27 तक कार्यान्वित की जाएगी। ये भी याद कर लो कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना 2026-27 तक कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, और देखो भाई सिंपल सी बात है कि मछलियों का जो पालन करना, सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देना तो हर जगह रहता है, वही चीज है। और इसमें खास बात एक यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मछुआरों, मत्स्य किसानों आदि को स्वपंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र के क्रमिक रूप से विकसित, संगत और औपचारिक बनाया जाएगा। डिजिटलीकरण होगा इसका। अब इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं, पढ़े होगे आप लोग बहुत, तो फिर भी मैं इसका रिवाइज करा देता हूं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अब ये क्या है? तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, है ना, तो इस योजना को जो है क्या किया गया था, स्वीकृति की गई थी। तो 2019 में स्वीकृति प्रदान हुई है भाई साहब, 2019 में स्वीकृति प्रदान हुई है। प्रमुख तथ्य क्या है ना, देखो ये बेसिकली क्या है, एक पेंशन स्कीम है ये, है ना, यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है। तो किसान मानधन योजना क्या है? एक पेंशन योजना है, याद रखना है, और सभी छोटे एवं सीमांत किसानों लाभान्वित इसमें होंगे। तो देखो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जब देश के किसानों के लिए इस प्रकार की पेंशन योजना परिकल्पित की गई, तो पूछ सकते हैं किसान, ये जो मानधन योजना है, मानधन योजना है ना, इसके अंतर्गत पहली बार किसानों को पेंशन के साथ में जोड़ा जाएगा। तो ऐसा अनुमानित है उस समय कि प्रथम 3 वर्ष में 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। लाभ याद रखना है आपको, बाकी याद रहना है, लाभ याद रखो। पहली चीज ये जान लो कि किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की उम्र जान लो, 18 से क्या है 40 वर्ष से, उम्र क्या है 18 से 40 वर्ष। और 60 वर्ष की आयु प्राप्त जब कर लेंगे तो इनको 3000 रुपए की न्यूनतम, 3000 से ज्यादा पा सकते हैं, न्यूनतम कितना प्राप्त करेंगे भाई? 3000 रुपए जो है ये प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, और पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में भी क्या करेगी? डालेगी। जितना किसान डालेगा उतना ही कौन डालेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, याद रखें। चलो अब देखो, पेंशन प्राप्त करने के दौरान अगर मृत्यु हो जाए लाभार्थी की, तो पति पत्नी, जो भाई पत्नी की हो सकती है, पति की भी हो सकती है, जिसकी भी मृत्यु हो तो उसका पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। और इस स्थिति में उस लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। ये नहीं कि 100% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50% राशि जो है उसे प्राप्त होगी जितना उसको मिल रहा था। ठीक है ना, ये तो तब हो गया जब वो पेंशन मिलने लगा। अगर अंशदान के समय ही मृत्यु हो जाए तो, है ना, तो जो उसका पति पत्नी है, अगर वो नियमित भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का वो कार्य कर सकती है कि इस योजना को वो नियमित क्या कर सके, उसको जारी रखे भुगतान करके, है ना। और इसकी एक खास बात यह भी है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। तो मानधन योजना, यहां देखो,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि मिलता था, तो चाहे तो किसान कह सकता है कि भैया वो पैसा सीधे डाल दो वहीं पे पेंशन वाले में, बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो किसान कहां से पंजीकरण कराएगा, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर से क्या कर सकता है, पंजीकरण करा सकता है। बताओ, समझ में आया? ठीक है, 24-25 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए क्या किए गए थे भैया, आवंटित किए गए थे। ये प्रगति है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानधन हो गया। अब थोड़ा सा हम सम्मान करते हैं, तो किसानों का सम्मान है भाई, है ना। हमारे घर में भी लोग किसान ही हैं, हम भी किसान ही हैं। ठीक है, जरूरत पड़ती तो खेती हम भी करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, भारतीय किसानों की वित्तीय समस्याओं के समाधान तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए 1 फरवरी 2019 को संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा हुई थी। तो घोषणा को याद रखेंगे, 1 फरवरी 2019 को की गई है, लेकिन इसका पालन शुरू कब किया गया है, तो 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया है। कहां से, तो गोरखपुर में शुरू किया गया है। कहां पे, गोरखपुर में 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है ना। बजट 1 फरवरी को आता है, आप जानते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई, देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय देना, पैसा देना भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो ये सब साहूकारों के चंगुल से छुड़ा देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सब तो है ही। ठीक है, चलो योजना की पात्रता हम समझते हैं। जो जहां से सवाल पूछा जाएगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, यहां वहां पे कम फोकस करेंगे। देखो यहां पे लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को शामिल किया गया है। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। ठीक है ना। तो 18 साल से जो ऊपर हो गया उसका का वो ना शामिल होगा। बताओ, ये तो बड़ा अत्याचार है। तो याद रखना, 18 साल के उम्र तक के बच्चे, पति पत्नी हो, और 18 साल उम्र के नीचे के बच्चे, उसके ऊपर के नहीं। ठीक है, तो देखो इस योजना की शुरुआत में जो है इसको 2 हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन हटा दिया गया है, इसको भूल जाओ। ठीक है ना। अब कोई भी किसान क्या कर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। अब योजना में सभी किसान शामिल हो सकते हैं। अभी हेक्टेयर वेक्टेयर गया, तो अगर आपने हेक्टेयर वेक्टेयर याद कर रखा है पहले, तो भूल जाओ उसको। 9 हेक्टेयर सेक्टेयर, ये जब 2019 में आएगा तब 2 हेक्टेयर का था। अब सभी किसान, 2 हेक्टेयर कम है ज्यादा है, सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। प्रमुख तथ्य जान लो बच्चा। चालू तो हुआ है कब, 24, है ना, 24 फरवरी 2019 से। लेकिन ये जो इसको अनाउंस किया गया तो ये कहा गया कि ये पहले से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। और पहले से कब, 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया, है ना। और इसकी माध्यम से सभी को, जो भी किसान होगा, प्रति वर्ष 6,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। और हर 4-4 महीने में 3 किस्त होंगे टोटल। तो टोटल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए इसमें दिया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए किसका उपयोग होगा, तो 15-16 में जो कृषि जनगणना हुई थी उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। समझ में आया भैया। कृषि जनगणना हुई थी 15-16, उसके आंकड़े लेंगे। ये जनगणना जो 11 में हुई थी उसकी आंकड़े नहीं लेंगे। चलो वित्त पोषण की बात करते हैं, है ना। तो भैया ये जो आपका है ना किसान सम्मान निधि है, 100% केंद्र सरकार की प्रायोजित है। ठीक है, और 24-25 में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, इसको याद कर लो बस। अब 25-26 में क्या आवंटित किए वो देखो जाके। ये तो थोड़ा बहुत काम आप भी करो, नहीं तो मैं सब पूछना बाद में कि सर बाद में बता दो, बता देंगे, हमको भी देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है ना। तो इसका क्रियान्वयन हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित की गई है। किसके अंतर्गत, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत किया गया है। ठीक है बच्चा, हो गया। ठीक है ना। हाँ, इसका एक क्या होगा, सीईओ होगा, बस इतना याद करो, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। चलो योजना की प्रगति की बात करें तो
ये जून 2024 में ये 17वीं किस्त दी गई थी, और अभी कौन सी किस्त दी जाएगी जोड़ लेना, हर 3-3 महीने में। ये जून के बाद से 4-4 महीने 4 मंथ के आधार पे जोड़ते चले जाना, और इसके हिसाब से गणना कर लेना। तो ये जून में 17वीं किस्त थी, तो अभी कौन सी होगी, आपका काम है जोड़ने का। ठीक है, तो देखो क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। तो भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है, और देश के सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें हिस्सेदारी 18% के आसपास है। याद रखना 18.2%। ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा जो 23-24 में हुआ था, है ना, तो जीवीए में, है ना, पशुधन मत्स्य पालन का हिस्सा जो 14-15 के 24.38% और 4.44% से बढ़कर क्रमशः 30.23 और 7.25% हो गया। याद मन हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया ये। आपको अभी का करंट का जो पढ़ना है वहां तक ठीक है, ये आपके लिए है। कुछ अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी हमने पढ़ाया ही था कि जो कृषि अवसंरचना निधि है, ये कहां से 2020-21 से लेकर 29-30 तक था। इसके पहले हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको तो वहां भी पढ़ लो चाहे यहां पढ़ लो, बात एक ही है। अगली योजना हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, किसान संपदा योजना। कौन सी योजना है बच्चे, किसान संपदा की योजना। ठीक है, ओके डन। पढ़ते हैं इसको। तो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावना को दोहन हेतु इन्होंने क्या, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया भैया, 26 मई 2017 को असम राज्य के धेमाजी, देखो यूपी वाले हो तो ये धेमाजी हेमाजी याद करना है तो कर लेना, धेमाजी जिले से किसान संपदा योजना, है ना, इसको शुभारंभ की घोषणा की। बताओ, ठीक है। तो किसान संपदा योजना में संपदा शब्द कृषि समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजना, संपदा स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का संक्षिप्त रूप है। संपदा का फुल फॉर्म स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का ये संक्षिप्त रूप है संपदा। बताओ, ठीक है। तो इसका जो है पुनः नामकरण जो किया गया था, ये पुनः 23 अगस्त 2017 को किया गया था। नामकरण ना याद रहे, ये याद करो 26 मई 2017 को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, देखो ये आपका जो उद्देश्य है, ये जो संपदा है, ये किसका उद्देश्य है क्या, तो संपदा का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण। मामला सेट हो गया, ठीक है ना। खाद्य संस्करण के अलावा, ठीक है, बताओ ये जो मूल्य वर्धन है उसको सुनिश्चित करना, प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति सतत बनाना, तो क्लस्टर डेवलप करना इसका जो है लक्ष्य। नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक को श्रृंखलाबद्ध करना, ये सारी जो है संपदा योजना है ये, ठीक है ना। प्रमुख तथ्य क्या है, 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रारंभ हुई संपदा योजना में कुल 31,400 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। शुरू कितने से हुई है, 6,000, निवेश का अनुमान क्या है, 31,400, याद हो लेना। 20 लाख किसान फायदे में पाएंगे इसको, है ना। तो इतना याद रखो, ठीक है, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना कि इसके अंतर्गत क्या होगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखलाएं, मूल्य संवर्धन आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्था शामिल होंगे। समझ में आया, ठीक है ना। कार्यान्वयन में कौन कौन शामिल होगा, मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और संरचना, सारी संरचनाएं शामिल कर दो इसमें, ठीक है। बताओ, और ये 24-25 के बजट में 729 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। चलो समझ में आया। हाँ, एक चीज याद करो, इस योजना के तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35 से
लेकर 75% तक पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। तो किसान, ये जो आपका संपदा योजना है ना, इसमें 35% से लेकर 75% तक जो है उपलब्ध कराया जाएगा सब्सिडी। ठीक है भैया, देखो 30 जून तक 41 मेगा फूड पार्क सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। बस इतना याद करो, बाकी छोड़ दो। आओ इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? बीमा है ना, बीमा का मतलब क्या करेंगे? इंश्योरेंस करेंगे। तो अनिश्चितताओं भरा है भाई, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता रहता है ना। तो किसानों को इससे संरक्षण देने हेतु 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन 1999 में क्या शुरू किया है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। बाद में 2010 में इसका नाम बदल दिया और इसको बोला संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, है ना। अब इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं आदि की स्थिति में फसल के नष्ट होने पर किसान को होने वाली नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा की व्यवस्था की गई थी। इतना याद कर लो, ठीक है। और इसके बाद भी समस्या ये थी कि 23% किसान ही बीमा से आच्छादित किया जा सका। तब ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर 18 फरवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। उसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कम से कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर बीमा प्रदान करना है। उद्देश्य क्या है भैया? कुछ भी समस्या हो, समझ लो, किसान को फसल कहीं से भी नष्ट हो, सब कुछ यही लिखा है यहाँ पे। तो किसान का फसल कैसे भी नष्ट हो, उसको क्या दे दो? बीमा दे दो। ठीक है ना। तो क्या क्या लक्ष्य देखो, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों, परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति से किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि में निरंतर सुनिश्चितता बनाए रखना, किसानों को उन्नत और आधुनिक कृषि विधियों का अपनाने हेतु प्रेरित करना, कृषि क्षेत्र में शाख प्रवाह को सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें। ठीक है। कौन कौन सी फसलें कवरेज होंगी इसमें? खाद्यान्न होंगी, अनाज, मोटे अनाज, दालें, तिलहन भी होगा और वाणिज्यिक बागवानी फसलें भी होंगी। तो तीनों तरीके की हैं इसमें, खाद्यान्न भी है, तिलहन भी है और वाणिज्यिक फसलें भी इसमें शामिल हैं। जोखिम कवरेज की बात करें भाई, तो बहुत सारी समस्याओं में जो भी आएगा, लाइक आगजनी तूफान, बाढ़, भूस्खलन, जैसे भी हो, कीटाणु बीमारियों के कारण जो फसलों को क्षति हो जाएगी, तो किसानों को इसके अंतर्गत फिर बीमा योजना के अंदर क्या किया जाएगा? भुगतान कराया जाएगा। या विपरीत मौसम में स्थितियों के कारण बुआई न होने पर किसानों को भी बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा, है ना। और फसल कसने के बाद 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में किसी आपदा के कारण हुई हानि की स्थिति में भी भुगतान होगा। समझ में आया? और हाँ, ये जो भुगतान होगा, ये स्थानीय आपदाओं की स्थिति में यूनिट आधारित आकलन के बजाय व्यक्ति आधारित आकलन पर भुगतान होगा। अगर ये स्थानीय स्तर पर आपदाएं हैं तो वो पूरा यूनिट को नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधार पे उसको दिया जाएगा। प्रमुख तथ्य जान लो। कब से लागू है योजना? तो खरीफ 2017 से लागू है ना। यह योजना एक देश एक योजना के आधार पर है। प्रीमियम अत्यंत इसमें क्या है? कम कर दिया गया है ना। और अधिकतम भुगतान की सीमा को भी क्या है? समाप्त कर दिया। जितना नुकसान होगा उतना भूमत उसको दिया जाएगा। अब जान लो कितना है इसके अंतर्गत। अगर खरीफ की फसल नुकसान हो जाती है के लिए जो आपकी प्रीमियम है वो 2.0% है। रबी के लिए कितना है? 1.5% है। और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए कितना है? 5% है। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। खरीफ के लिए 2.0, रबी के लिए कितना है? 1.5 है और वाणिज्यिक बागवानी के लिए 5% है। भाई देखो, बिना ब्रेक के क्लास चल रही है ना। आपका काम है इसको शेयर करना। मैं कहूंगा नहीं बार बार, इसीलिए कहता नहीं हूं। और जिनको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है भाई, 100 रुपए की फीस है, ज्वाइन कर लो, फायदा होगा। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म फायदा देंगे आपको उसमें। ठीक है, ग्रुप में। चलो आगे हम बात करते हैं। प्रस्तुत योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान ऋणी या गैर ऋणी फसल बीमा के क्या होंगे? पात्र होंगे। तो ऐसा पूछते कि केवल गैर ऋणी ही
फसल बीमा के पात्र होंगे? तो ना भैया, सभी के सभी होंगे। समझ में आया? ठीक है। और इसके अंतर्गत कार्य कौन करेगा भैया, है ना? तो इसके अंदर भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC के अतिरिक्त अनेक, है ना, अनेक निजी कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो पूछा जाएगा कि इसमें केवल AIC ही शामिल है क्या? तो ना भाई, निजी कंपनियां भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, याद रख लेना। चलो, हाँ, इसको पढ़ना याद करना बहुत जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, नेक्स्ट को पढ़ो आप लोग, क्या है भाई? ठीक है, चलो ये एक लास्ट कर लेते हैं ना। कृषि और उसके समवर्ती क्षेत्रों की मंद विकास गति को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को हुई बैठक में एक विशिष्ट अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना शुरू करने का निश्चय लिया था। और इस परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग के परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा 2007-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई। कब हुई है? 7-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लो। समझ में आया? और यह योजना 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए थी। किसके लिए थी? आपका ये जो था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, है ना, ये 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए थी। समझ में आया भैया? ठीक है। अब देखो, योजना की लाभदायक दृष्टिगत 1 नवंबर 2017 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने इसे संशोधित नाम क्या दिया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। रफ्तार पूछेगा, रफ्तार का है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ठीक है। तो रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड रिजुवेनेशन, सेक्टर रिजुवेनेशन के साथ 3 वर्षों 17-18 से लेकर 19-20 तक के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया। बाद में 21 मार्च 2000 तक पुनः बढ़ा दिया गया है। और जबकि वर्ष 22-23 के लिए इसका प्रशासनिक अनुमोदन मार्च 2022 के अंतर्गत किए जाने की संभावना थी। तो ठीक है, इतना याद रखो बस। ठीक है, इतना याद रखो, काफी है ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, इसमें याद रखना है थोड़ा सा कि ये जो आपका स्कीम है, याद रखना, इसको देख लो, फिर से बता देते हैं। ये जो आपका स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार है, इसके अंतर्गत जो आपका केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधियां बांटी जाएंगी वो 60 और 40 के राज्य हेतु बांटी जाएंगी और विशेष राज्यों में 90 और 10 के अनुपात में बांटी जाएगी। इतना बस याद करो, काफी है। ठीक है ना। और कार्यान्वयन, है ना, कौन करेगा कार्यान्वयन इस योजना का? तो राज्य का कृषि विभाग जो है वो इसका नोडल एजेंसी होगा, इस पर कार्य करेगा। फोकस क्या है? खाद्य फसलें, समेकित, ये सारी चीजें, कीट प्रबंधन, पढ़ लेना इसको। खाद्य फसलें का समेकित विकास, कृषि यांत्रिकरण से संबंधित गतिविधियां, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित गतिविधियां, वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली का विकास, राज्य बीज फार्म का सहायता, कीट प्रबंधन, ये सब इसका जो है लक्ष्य होगा। बहुत सारा लक्ष्य है दुनिया भर का यार, रेशम पालन वगैरह सब। ठीक है, तो इतनी योजनाएं हम लोग आज देख चुके हैं। कल हम फिर इसके आगे और अन्य योजनाएं देखेंगे। तो चलो बच्चों, शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से सबको शेयर करो। और जो भी चाहते हैं हमारे ग्रुप ज्वाइन करना, हमसे जुड़ना, हमारा एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो खरीदना, तो संपर्क करिए। नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करिए। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास ये रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।